ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस की शुरुआत की थी। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ओके, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने क्या लिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने लिए थे स्टेशनरी चार्जेस, ऑलराइट, स्टेशनरी चार्जेस, और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो स्टेशनरी चार्ज के कारण आपको क्या मिल रहा है? वेक्टर ई, और उसके साथ साथ आपने वेक्टर डी भी पढ़ा हुआ है, जहां वेक्टर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो वेक्टर ई। ओके, देन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स किसके कारण से? स्टेडी करंट, steady current due to which you are getting a constant magnetic field, that is vector B, and that you can also write as mu zero vector H. All right, so vector B और vector H यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने वेक्टर E और वेक्टर D देखा। ठीक है ना? अब मैक्सवेल्स इक्वेशंस कैसे प्राप्त हुई? मैक्सवेल्स इक्वेशंस दे आर बेस्ड ऑन 4 लॉज हैं। 4 लॉज, कौन कौन से 4 लॉज जिसके ऊपर ये बेस्ड है? फर्स्ट वन इज योर गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ Gauss law for electric field. Okay, then your second Maxwell's equations, that is based on Gauss law for magnetic field. Okay, and then third equation, that is based on Faraday's law, and fourth equation, that is based on modified Ampere's law. So Ampere's law का modification तो मैक्सवेल ने किया था, but it was based on Ampere's law. Okay, so these are the 4 laws on which Maxwell's equations are based. तो मैक्सवेल ने क्या किया? इन चारों इक्वेशंस को लिया, उनको कंपाइल किया, और जो चौथी इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ, जो कि अधूरी थी, उसको मॉडिफाई करके पूरा किया, और इस तरह से उसने अपने मैक्सवेल की 4 इक्वेशन दे दी। ठीक है ना? नाउ आउट ऑफ दिस फैराडेज लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, दीज 2 इक्वेशंस, ये जो है फैराडेज लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, right, they are responsible for electromagnetic radiation. They are responsible for electromagnetic radiation. Okay, so they are responsible for electromagnetic radiation, ये ध्यान में रखें। and अब क्या है इसमें कि when the electric field is changed, when the electric field changes in space, it produces a time varying magnetic field. So जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, इसमें यदि अपन कोई चेंज करें, right, if it is changing electric field, so if electric field is changed, that means it varies with time. So if electric field is changing somewhere, it is not constant, it is varying, and it is changing with time, then क्या होगा? Magnetic field will be produced. B is produced. Magnetic field B is produced. Okay.
So that produces a time varying magnetic field, and this B which is produced, that is also changing. B is also changing. So इलेक्ट्रिक फील्ड जब बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो इट इज चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद टाइम। ओके, राइट। और दूसरे में क्या है, इफ बी चेंज, इफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इफ बी चेंज, देन it produces electric field. Okay, so electric field is produced and that is also changing with time. So both are interrelated. ठीक है ना? So therefore these equations जो हमें इनके द्वारा मिलती हैं, they together give you wave equation. All right. Then Maxwell's equations, they are important in the prediction of presence of electromagnetic waves that travel at the speed of light. Right? क्यों? Because of the two reasons. What is that reason? कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, एक तो ये रीजन हो गया। और दूसरा रीजन क्या हुआ, कपलिंग बिटवीन द टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कपल्ड। ओके, सो एक तो चेंज हो रहे हैं वो, और दूसरा क्या हुआ, ई एंड बी कपलिंग, ई एंड बी कपलिंग। राइट, तो ये दो कारण हैं, ठीक है ना, जिसके लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। All right. In another, if you take some medium, then their velocity changes. Okay. Then integral form of Maxwell's equations जो हैं, they are employed at media interfaces where the medium properties change suddenly. That means if you take two media, all right, one is suppose your mu1, another is mu2, and if the wave is incident here, देन ये दो मीडिया का इंटरफेस आ गया, ठीक है ना। तो जब ये दो मीडिया का इंटरफेस आ जाता है, जहां की मीडियम की प्रॉपर्टी बदल गई, तो वहां पर हम क्या, किसका यूज करते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस के इंटीग्रल फॉर्म का। दो फॉर्म है इसके, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। राइट, देन वी आल्सो सॉ दैट देयर आर 3 स्टैटिक सोर्सेस एंड 2 डायनेमिक सोर्सेस फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अपन ने देखा था कि स्टैटिक सोर्सेस में क्या आएंगे आपके, स्टैटिक सोर्सेस। ऑलराइट, स्टैटिक सोर्सेस में क्या क्या आएंगे, स्टैटिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सो पहला आ जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। राइट, दैट इज फर्स्ट थिंग। देन सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, कि यदि आप एक कोई परमानेंट मैग्नेट ले लें, परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके, देन दिस permanent magnet will produce magnetic field B. It will produce magnetic field B. Okay, and static electric field आपको बताया था, ऐसे भी मिल सकता है कि यदि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आप दो प्लेट्स ले लें कैपेसिटर की, ठीक है ना, कैपेसिटर की दो प्लेट्स ले लें, this is positive charge, this is negative charge, so you get the static electric field, right, when this is connected to your battery, so you are getting plus and minus charges on the plates, and in between them there is an electric field which is static. उसी तरह से यदि आप कोई कंडक्टर ले लें
जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट करंट इज स्टेडी करंट. दिस शुड बी स्टेडी करंट. Then there will be magnetic field surrounding this, okay, which is constant with time. It is not changing. All right, so these are the static sources, and in these static sources the field is not changing with time. All right, so we write delta by delta t is equal to 0. There is no change with time. और टाइम वेरिंग फील्ड में क्या होगा? टाइम वेरिंग फील्ड में जैसा भी अपन ने यहां पे बात की, ये है ना, यहां पर क्या है कि डेल्टा बाय डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर चेंजिंग विद टाइम, एंड देन इट इज नोन एज टाइम वेरिंग सोर्स. ओके, ऑल राइट. सो अब इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस को अपन ने देखना है, तो लेट अस स्टार्ट मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म पहले ले लें फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टेक मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन differential form for time varying fields. Okay, all right. Now this differential form of Maxwell's equations, इसको अपन point relations कहते हैं. क्यों कहते हैं बताते हैं. This is also called point relations. Point relations. So differential form of Maxwell's equations, they are point relations. Why? Because they give a relationship between fields and sources at any point in space. है ना, स्पेस में यदि कोई पॉइंट है मौजूद है, वहां पर जो रिलेशन होता है किसके बीच में? फील्ड्स के बीच में और सोर्सेस के बीच में. राइट, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पॉइंट रिलेशंस कहते हैं. ठीक है ना. सो मैक्सवेल्स इक्वेशंस कौन से? डिफरेंशियल फॉर्म में दे आर कॉल्ड पॉइंट रिलेशंस. ठीक है. डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है? डेरिवेटिव्स ऑफ द फील्ड्स विद रिगार्ड टू स्पेस एंड टाइम. तो जनरल फॉर्म जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस का है वो लिखें अपन. तो जनरल फॉर्म अपन लिख सकते हैं इस तरह से. So first equation, that is del dot d, या d हम आपको बता चुके हैं, that is equal to rho v है. और इसके करस्पॉन्डिंग जो नियम है जिसके ऊपर ये आधारित है, that is गॉस लॉ. गॉस लॉ for electric field. Okay, so that is your del dot d is equal to rho v. Second equation is, that is del dot b is equal to 0. This is based on Gauss law for magnetic fields. So this is based on Gauss law for magnetic fields. Then third equation is del cross E, that is equal to minus delta B upon delta T. That is based on Faraday's law. This is based on Faraday's law. And fourth equation is del cross H, that is equal to
J plus delta D by delta T. This is your modified Ampere's law. This is modified Ampere's law. So all these field quantities, what are the field quantities here? Vector E, vector B, vector H, vector D, and vector J, and रो V and रो V. इन सबको हमने क्या ज्यूम किया है कि दे आर टाइम वेरिंग. दीज क्वांटिटीज आर टाइम वेरिंग. ये समय के साथ बदल रही हैं और हर क्वांटिटी जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस, कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम. ऑलराइट, that means suppose we take the example of vector E, electric field. So electric field we can write as vector E as a function of x, y, z and t. Right? It is a function of space. Space में आपके x, y, z coordinates आ गए and t is the time coordinates. Right? So these field quantities, they are real functions of position and time, and therefore we can represent these quantities as vector E R for your x, y, z आ गया, xi plus yj plus zk t. Then vector H R T. Then vector B R T and so on. इन सब को अपन किसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर R और T के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है? Now what are these quantities which we have taken? So let us write those quantities here. Suppose vector E. So vector E you know very well. Vector E is the electric field intensity. Vector E, that is electric field intensity. All right, and its unit, electric field intensity का unit क्या हुआ? Volt per meter. This all you must remember. Then comes the next vector H. Vector H. Vector H is magnetic field intensity. Magnetic field intensity, and the unit of this is your ampere per meter. This is H. Then vector J. Vector J, that is your electric current density. Electric current density, और इसका यूनिट होगा आपका, दिस इज करंट पर स्क्वायर एरिया होता है. डेंसिटी तो बोलते हैं पर करंट पर स्क्वायर एरिया होता है. सो इसका यूनिट हो जाता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके, देन नेक्स्ट हो गया आपका डी. वेक्टर डी. Vector D, that is your electric flux density. This is your electric flux density, and the unit of this is
again coulomb per meter square. Okay, this is vector D. Then vector B, that is magnetic flux density. Vector B, this is your magnetic flux density. Okay, and the unit of this is Weber per meter square. Weber per meter square. This is the unit of B, and then remaining is your rho V. So let us write it here. Let us write rho V. Okay, rho V. Rho V is your volume charge density. Volume charge density. Okay, and the unit of this is coulomb per meter cube. So all these things you have to remember. ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो इक्वेशंस है चारों, दे प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो मैक्सवेल्स इक्वेशंस prove the principle of conservation of charge. मतलब आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को ये प्रूव करते हैं. आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को ये प्रूव करते हैं. और that is given by the continuity equation for current. Continuity equation for current. So this is given by the continuity equation for current in differential and integral form in this manner, that we can write continuity equation for current as del dot J equal to delta rho V upon delta T. This is one equation in differential form, and in integral form we can write this as integral J dot ds, surface integral, that is equal to minus delta by delta T integral rho V dV. All right, so this principle of conservation of charge, that is given by the continuity equation for current in differential and integral form. All right, so this is about the differential equation. Now let us write Maxwell's equations in integral and differential form. So let us take that. So now our next topic is Maxwell's equations in differential and integral form. Okay. All right, so let us take one by one. So first अपने लिया था जो del dot D, that is equal to rho V, right?
इससे अपन इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल d डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल, ओके, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल रो v dv, वॉल्यूम इंटीग्रल, ऑलराइट। एंड इंटीग्रल रो v dv क्या होगा, रो v अपन ने क्या देखा था, रो v देखा था अपन ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऑलराइट। सो रो v चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा कर दिया, मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो क्या बन गया, चार्ज बन गया। सो दिस बिकम्स योर चार्ज Q, ओके। नाउ दिस वी कैन आल्सो राइट एज दिस इक्वेशन, we can write as del dot E equal to, because vector D is equal to epsilon 0 E, so we can write del dot E is equal to rho V upon epsilon 0, and correspondingly we can write the integral form as integral E dot ds, है ना, d की जगह epsilon 0 E लिख दिया तो ये बन गया E dot ds, और एप्सिलॉन 0 अपन दूसरी साइड ले लें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से भी अपन इस इक्वेशन को लिखते हैं, राइट। सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, दैट इज डेल डॉट B दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इन द डिफरेंशियल फॉर्म, सो वी कैन राइट इन द इंटीग्रल फॉर्म this as integral B dot ds that is equal to 0, all right। Then we come to the third equation हमारी क्या थी, del cross E that is equal to minus delta B upon delta T, ओके। तो इससे इसका इंटीग्रल फॉर्म यदि अपन लिखना चाहें तो इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इंटीग्रल फॉर्म एज इंटीग्रल E डॉट dl, ऑलराइट, इंटीग्रल E डॉट dl लाइन इंटीग्रल, डेल क्रॉस E को इसमें कन्वर्ट किया, so this becomes integral E dot dl that is equal to minus delta by delta t integral B dot ds। अब इनके सबको डिटेल में अपन को स्टडी करना है, पहले तो अपन ये लेते जा रहे हैं फिर डिटेल में स्टडी करेंगे इसे, तो दैट इज माइनस डेल्टा बाय डेल्टा t इंटीग्रल B dot ds, एंड दिस इज नथिंग बट minus delta phi b by delta t, where phi b is the magnetic flux। ये भी अपन को डिटेल में अभी स्टडी करना, देखेंगे इसे। So this is minus delta phi b by delta t and that is given by Faraday's law, okay। And then we come to the fourth equation पे आ जाए, okay। फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या थी, फोर्थ इक्वेशन दैट इज डेल क्रॉस H इक्वल टू वेक्टर J प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, ऑलराइट। सो इंटीग्रल फॉर्म में इसको अपन लिखते हैं इंटीग्रल H डॉट dl line integral, all right, line integral H dot dl that is equal to H dot dl that is equal to integral delta D by delta T plus vector J dot ds, all right, this is your surface integral, okay। So this now थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं, this we can write as, अब यहां पे यदि अपन इसको सबको म्यू जीरो से गुणा कर दें,
ठीक है ना। तो क्या मिलेगा अपने को यहां पर म्यू जीरो इंटू इंटीग्रल एच डी डॉट डी एल, तो म्यू जीरो इंटू दिस दैट विल बिकम म्यू जीरो एच बन जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल। ओके, सो यहां पर अपन लिख सकते हैं इसको म्यू जीरो से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल बी डॉट dl। ओके, इंटीग्रल b डॉट dl, और दूसरा क्या हो जाएगा म्यू जीरो इंटीग्रल j डॉट ds। ठीक है, सो यहां पे दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा आपका म्यू जीरो इंटीग्रल j डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल, राइट। और तीसरा यहाँ पे जो राइट साइड में जो दूसरा इंटीग्रल है दैट विल बिकम म्यू जीरो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे प्लस म्यू जीरो, ओके, म्यू जीरो इंटू इंटीग्रल डेल्टा डी बाय डेल्टा टी डॉट डी एस। ऑलराइट, so that will become mu zero वेक्टर d की जगह अपन एप्सिलॉन जीरो वेक्टर e ले लें, so this will become mu zero एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल डेल्टा e बाय डेल्टा t डॉट ds। ऑलराइट, सो अगेन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इस तरह से। पहली इंटीग्रल बी डॉट डीएल तो है ही हमारे पास, सो इसको लिखे अपन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये तो हमारे पास है ही लाइन इंटीग्रल। ओके, दूसरा एक्सप्रेशन जो हमको मिला, दूसरा एक्सप्रेशन हमको क्या मिला था, दूसरा एक्सप्रेशन था हमारा म्यू जीरो इंटीग्रल जे डॉट डी एस। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल जे डॉट डी एस, जे क्या है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल इनटू क्षेत्रफल, तो क्या मिलेगा धारा मिल जाएगी, करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रल जे डॉट डीएस की जगह क्या लिख सकते हैं आई। सो यहां पर अब अपन एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा म्यू जीरो इंटू आई, ये पहला एक्सप्रेशन मिल गया हमको, और दूसरा हमारे पास था ही म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल्टा बाय डेल्टा टी को बाहर निकाल लें, राइट। सो दिस बिकम्स इंटीग्रल ई डॉट ds, surface integral। and now what is integral E dot ds? Integral E dot ds is the rate of change of electrical flux, so we can write this equation now as integral B dot dl, that is equal to mu zero into I plus mu zero epsilon zero delta phi E upon delta t। ऑलराइट, तो ये चीज आप यहां पे ध्यान रखें, जो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए है, गॉस लॉ पहली जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास डेल डॉट ई और डेल डॉट बी की जो दोनों इक्वेशन है उनमें एस जो है दैट इज ए क्लोज्ड सरफेस। सो फर्स्ट टू इक्वेशंस में किसमें गॉस लॉ की जो दोनों इक्वेशन है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में क्या है कि जो एस है, एस क्या है, एस इज ए क्लोज्ड सरफेस है। जैसे अपन मान लो फुटबॉल ले लिया, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस अपन ने ले लिया, ठीक है, तो उसको उसके लिए जो है गॉस लॉ जो है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो दैट इज ए क्लोज्ड सरफेस विच इनक्लोजेस ए वॉल्यूम V। तो कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लें
जो पूरा बंद है, जैसे मैंने आपको फुटबॉल का एग्जांपल बताया, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, मान लो वॉल्यूम V एनक्लोज्ड है, ठीक है ना। तो S इज ए क्लोज्ड सरफेस enclosing a volume V, ऑलराइट। और जो फैराडेज और एम्पियर्स लॉ हैं, फैराडेज एंड एम्पियर्स लॉ, फैराडेज एंड एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, C इज ए क्लोज्ड पाथ, C दैट इज ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, है ना, that bounds the surface S, that bounds the surface S, ओके। मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपन ने कोई सरफेस ले लिया, उसकी ये बाउंड्री ले ली, और ये सपोज कोई सरफेस हो गया, ऑलराइट, दिस इज सम सरफेस, ठीक है। और ये इसकी बाउंड्री, जैसे घर में आपके मान लीजिए ग्लास ले लिया आपने, है ना, ग्लास जो है नीचे का पोर्शन पूरा सरफेस हो गया, और ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें अपन पानी पीते हैं, तो वो क्या बन गई, उसकी बाउंड्री बन गई, ठीक है। सो कोई भी सरफेस एस है, तो उसमें आप ये भी जानते हो कि सरफेस एस दैट हैज ए नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर n, ठीक है ना। सो सरफेस इज क्लोज्ड फॉर गॉस लॉ एंड ओपन फॉर एम्पियर एंड फैराडेज लॉ। तो गॉस लॉ अपन ने यहाँ देखा, गॉस लॉ के लिए क्या, पूरा क्लोज सरफेस है, जैसे बॉल का एग्जांपल हमने दिया, कोई जरूरी नहीं कि बॉल ही हो, कुछ भी, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है, ठीक है ना। सो सरफेस इज क्लोज फॉर गॉस लॉ एंड ओपन फॉर एम्पियर्स एंड फैराडेज लॉ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एम्पियर्स और फैराडेज लॉ में क्या है कि द सरफेस दैट इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व C, है ना, ये जो आपका कर्व हमने दिखाया, दिस इज ए क्लोज्ड कर्व, क्लोज कर्व C। यदि ऐसे लाइन होती है तो नहीं होता कर्व क्लोज, ठीक है ना। यदि अपन ने पूरा ऐसे क्लोज कर दिया, सो दिस इज ए क्लोज कर्व, ठीक है ना। और ये इसका सरफेस मान लीजिए हो गया, सो दिस इज योर सरफेस, इट बिकम्स, ठीक है। सो दैट इज ए क्लोज्ड कर्व C, ठीक है ना। सो एम्पियर्स एंड फैराडेज लॉ, उसमें क्या होगा, द सरफेस इज बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व C। नाउ दूसरी चीज यहाँ पर जो DL है, कंपोनेंट DL, ये क्या दिखाती है, इट शोज द डिफरेंशियल लेंथ, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपको, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल लेंथ, अभी अपन ये सब टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। सो DL इज द डिफरेंशियल लेंथ एंड दैट इज टेंजेंट टू द क्लोज कर्व C। तो यहाँ पर जो ये कर्व है क्लोज, इसके टेंजेंट होगी डिफरेंशियल लेंथ DL, ठीक है ना। ये DL अपन ने ले लिया इसका, तो इसके टेंजेंट जो है वो डिफरेंशियल लेंथ होगी, ठीक है। देन DS दैट इज डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, है ना। जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, अपन ने यहाँ पे लिया, इस सरफेस में हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ये जैसे सरफेस है, इसका कोई छोटा सा अपन ने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया सपोज ये रेड से जो मैं दिखाया, ठीक है ना, इसका छोटा सा सरफेस अपन ने ले लिया, सो दैट इज योर डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, ओके। एंड देन वी हैव
क्या बच गया, dv. ओके, सो dv इज योर dv, that is your differential volume. डिफरेंशियल वॉल्यूम. ओके, सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस का. अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डेरिवेशन देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस का डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में. ओके.